हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2013 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। उसी सीरीज़ में आज हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक अगर आपको याद हो तो हम लोग इस संबंध में 3 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं, जिसमें लगभग हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। 15 के बाद के क्वेश्चन आज के वीडियोज़ में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो 15 तक क्वेश्चन हमारे हो चुके। आज का पहला प्रश्न है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड फॉर। समझौते के अभाव में साझेदार अधिकृत होते हैं। अब हमें बताना है कि समझौता अगर नहीं हुआ तो साझेदार किस के अधिकृत होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्वेश्चन की भाषा को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए कि कुछ पार्टनर्स ने मिलकर साझेदारी में बिजनेस शुरू किया, और जब साझेदारी में बिजनेस होता है तो साझेदार मिलकर एक एग्रीमेंट, एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख बोलते हैं। अगर पार्टनर्स ने वो डीड बनाया और उसमें शर्तें लिखी, तब तो मैक्सिमम चीज़ें उन शर्तों के हिसाब से होती हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए साझेदारी तो हुई, लेकिन साझेदारों ने कोई समझौता नहीं किया। ऐसे में साझेदारों को समझौते के अभाव में निम्न में से कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे। तो पहला बेनिफिट है इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज मिलेगा या नहीं। दूसरा है वेतन मिलेगा या नहीं। तीसरा कमीशन मिलेगा या नहीं। और फोर्थ पॉइंट है कि क्या साझेदारों को प्रॉफिट में जो शेयर है, लाभों का विभाजन पूंजी के अनुपात में, कैपिटल रेशियो में होगा या नहीं। देखिए, साझेदारी का मूल मंत्र है कि अगर साझेदारी है तो लाभों का बंटवारा तो होगा ही, लेकिन लाभों का बंटवारा किस अनुपात में होगा, ये साझेदारों की जो साझेदारी डीड है, जो उनका समझौता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जब समझौता नहीं होता तो साझेदारों को बराबर बराबर अनुपात में लाभ बांटा जाता है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये तो गलत हो गया। इसका मतलब ये तो नहीं मिलने वाला। कमीशन, जब तक समझौते में साझेदारों को विशेष रूप से ना कहा जाए तब तक साझेदार किसी प्रकार के कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए कमीशन भी उनको नहीं मिलेगा। सिमिलर लाइन पे वेतन के बारे में भी विशेष प्रावधान बनाना पड़ता है। अगर वेतन विशेष रूप से कहा गया तभी मिलेगा, एग्रीमेंट नहीं है तो वेतन नहीं मिलेगा। तो एग्रीमेंट के अभाव में साझेदारों को सिर्फ एक चीज़ मिलेगी, और वो है उनकी पूंजी पर ब्याज। तो पहला पॉइंट हमारे लिए सही जवाब हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर अ फर्म गेट्स फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट द जॉइंट लाइफ पॉलिसी टेकन जॉइंटली फॉर ऑल द पार्टनर। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण पर फर्म के सभी साझेदारों को संयुक्त जीवन पॉलिसी पर ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए बीमा कंपनी से क्या प्राप्त होगा। अगेन पहले प्रश्न समझ के देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन पूछना क्या चाहता था। हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की डेथ होने पे उसके परिवार को, उसके उपराश्रित लोगों को नुकसान होता है, उनका सामाजिक सुरक्षा खतरे में आ जाती है, आर्थिक सुरक्षा खतरे में आ जाती है। इसलिए हर व्यक्ति अपने जीवन पर जीवन बीमा कराता है, लाइफ इंश्योरेंस कराता है। ठीक ऐसे ही साझेदारी फर्म जो होती हैं उनमें भी साझेदारों की ज़िंदगी पे, उनके जीवन पे एक बीमा पॉलिसी ली जा सकती है, जिसके कई सारे फॉर्मेट हैं जो हम चैप्टर पढ़ते टाइम डिस्कस करेंगे कि उनमें से अलग अलग साझेदारों के लिए अलग अलग पॉलिसी है या सभी साझेदारों के लिए एक पॉलिसी है। नॉर्मली साझेदारी में सभी साझेदारों की ज़िंदगी पे एक पॉलिसी ली जाती है, जिसको हम संयुक्त जीवन बीमा या जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है सभी साझेदारों की एक जीवन बीमा पॉलिसी। अब सभी साझेदारों ने मिलकर एक जीवन बीमा पॉलिसी ले ली। आज जो साझेदार थे उनमें से एक रिटायर होके जा रहा है, तो जब वो रिटायर होके जाएगा तो वो पूछेगा ना कि अगर मैं रिटायर हो रहा हूँ तो ये पॉलिसी जो मेरे टाइम ली थी उसका मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक साझेदार रिटायर हो रहा हो और बाकी सारे साझेदार ना रिटायर हो रहे हैं ना उनकी मृत्यु हुई है, तो ऐसे में बीमा कंपनी के पास जाके जब हम पैसे मांगेंगे कि लाओ हमारी बीमा पॉलिसी का हमें कुछ दे दो, तो बीमा पॉलिसी कितने पैसे आपको देगी, बीमा कंपनी से क्या मिलेगा। तो पहला सवाल है पॉलिसी की राशि। पॉलिसी की राशि का मतलब है अगर आपने 5 लाख रुपए का बीमा करा रखा था तो क्या बीमा कंपनी आपको 5 लाख रुपए दे देगी। दूसरा है समर्पण मूल्य। समर्पण मूल्य का मतलब होता है जब जब हर पॉलिसी की एक फिक्स पीरियड होता है, एक फिक्स टेन्योर होता है, जिसको मैच्योरिटी पीरियड बोलते हैं। अगर हम लोग परिपक्वता अवधि से पहले किसी पॉलिसी को बंद करा देते हैं तो हमें कभी भी पॉलिसी की पूरी राशि नहीं, कम पैसे मिलते हैं। तो 5 लाख की पॉलिसी है तो सरेंडर वैल्यू कम मिलेगी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे 60% सरेंडर वैल्यू मिलेगी तो 3 लाख रुपए मिलेगा। अगला पॉइंट कहता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लिए पॉलिसी की राशि और शेष साझेदारों के लिए समर्पण मूल्य की राशि। और लास्ट वाला है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के लिए समर्पण मूल्य और शेष के लिए पॉलिसी। देखिए, जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसके लिए पॉलिसी की राशि मिले और बाकी साझेदारों के लिए पूरी मिले, ये तो सरासर गलत है। तो ये लास्ट के 2 पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। अब पहले 2 में से एक आंसर सही होगा। पहला है
कि क्या पॉलिसी की राशि मिलेगी? नहीं, पॉलिसी की राशि तब मिलती है जब साझेदारों की मृत्यु होती है। तो यहाँ पे या तो मैच्योरिटी पे मिलेगी या मृत्यु पे, यहाँ पे दोनों ही केस नहीं है, तो पूरी राशि तो नहीं मिलने वाली। ऐसे केस में साझेदारों को सिर्फ और सिर्फ सरेंडर वैल्यू या समर्पण मूल्य मिलेगा। तो जो सही जवाब होगा वो होगा आंसर नंबर 2। अब ये बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग चैप्टर के साथ बहुत डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम इफ एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। अगर औसत वाक्य लागू हो तो निम्न परिस्थिति में दावे की राशि बताओ। ये क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस क्लेम या बीमा से संबंध में है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक कंपनी के अंदर कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था, उन्होंने उसका बीमा करा लिया, बीमा कराने के बाद स्टॉक में आग लग गई, आग लगने से स्टॉक का नुकसान हो गया। अब आपको बताना है कि बीमा कंपनी से बदले में कितने पैसे मिलेंगे। तो आइए इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितने, सॉरी, वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन द डे ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितने का था? 80,000 रुपये का, और हमने बीमा करा रखा है 70,000 रुपये का। इसके साथ साथ क्वेश्चन कहता है कि आग लगने के बाद हमने मेहनत मशक्कत करके कुछ स्टॉक बचा लिया, जो हमने स्टॉक बचाया वो बचाया 21,600 का, तो 21,600 रुपये का स्टॉक हमारा बच गया। अब आपको बताना है, अब आपको बताना है कि अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद में बीमा कंपनी से कितने पैसे मिलेंगे। देखो, वैसे तो लॉजिकल सी बात है, आप लोगों को यूँ लगता होगा कि देखिए 80,000 का स्टॉक था, 80 में से 21,600 का स्टॉक बच गया, तो जितना भी बैलेंस है वो नुकसान हो गया हमारा, तो जितने स्टॉक का नुकसान हुआ उतने पैसे हमें मिल जाने चाहिए। लेकिन उतने पैसे कंपनी कभी देगी नहीं, क्योंकि कंपनी ये बोलेगी कि आपने तो वैल्यू जो है बीमा पॉलिसी की वैल्यू तो आपने कम ले रखी थी, स्टॉक तो ज़्यादा का था। तो जो 80,000 रुपये का स्टॉक आपके पास पड़ा था वो तो पूरा इंश्योर्ड ही नहीं था। इंश्योर्ड कितना था? उसमें से 70,000 का ही तो था खाली। इसको बिल्कुल यूँ समझें कि आप 10 लाख की गाड़ी ले लें, उसके बदले में 2 लाख का बीमा कराएं, तो इसका मतलब है 8 लाख की गाड़ी की तो बीमा कराई ही नहीं है आपने, तो नुकसान हो जाएगा। तो कंपनी 10 थोड़ी देगी, 2 लाख ही देगी। तो यहाँ पे कंपनी बोलेगी कि आपने तो अंडर इंश्योरेंस करा रखा था। जब ऐसा होता है तो हम ऐसे में क्षतिपूर्ति की राशि या क्लेम की राशि कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, उसका बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था। तो हमारे पास जो स्टॉक पड़ा था आग वाले दिन, वो स्टॉक था 80,000 रुपये का। 80,000 के स्टॉक में से जो स्टॉक बच गया, बच गया मतलब जिसका नुकसान हुआ ही नहीं, वो था 21,600 का। तो 80,000 में से अगर हम लोग 21,600 घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा कि हमारे पास में कितने स्टॉक का नुकसान हुआ। तो सबसे पहले 80,000 में से हम लोग 21,600 माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो नुकसान हुआ वो हुआ 58,400 का। ये हो गया हमारा लॉस स्टॉक या स्टॉक लॉस। अब 58,400 रुपये हम कंपनी से मांगने निकले हैं कि लाइए हमें 58,400 रुपये दे दो। तो कंपनी कहती है नहीं, हम एवरेज क्लॉज लगाएंगे, औसत वाक्य लगाएंगे। औसत वाक्य का मतलब है 58,400 का स्टॉक तो टोटल था, और टोटल स्टॉक 80,000 का था जब पूरी पॉलिसी हुई नहीं, उसमें से मात्र 70,000 की पॉलिसी हुई थी। तो ये गुणा भाग करके जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल क्लेम का अमाउंट होगा। इसको गुणा भाग कर लीजिए और आंसर आ जाएगा 51,100 रुपये। तो 51,100 रुपये ही आपको यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है, बाकी नहीं मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा 51,100। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसका संबंध परिणामी हानि बीमा से नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ इंश्योरेंस। ये क्या चीज़ है? जैसे मान लीजिए कि हम आग लगने से होने वाली हानि का बीमा कराते हैं। इसका मतलब है अगर व्यवसाय में आग लग गई तो आग लगने से जो नुकसान होगा उसके पैसे हमें मिल जाएंगे। अब समझिए मेरी बात को, बिजनेस में आग लगी, आग लगने से जो सामान पड़ा था, स्टॉक पड़ा था, वो जल गया, उसके पैसे तो मिल गए, लेकिन आग लगने के बाद में इस हानि का परिणाम कई दिन तक व्यापार झेलेगा। आग लगने के कारण अब बिजनेस को दोबारा पुरानी शेप में लाने में समय लगेगा। जब तक पुरानी शेप में नहीं लाओगे तब तक आप सामान नहीं बेच पाओगे, तब तक आपका उत्पादन नहीं हो पाएगा, तब तक आपका कच्चा माल जो पड़ा था वो किसी काम नहीं आएगा, मशीनों को रिपेयर कराना पड़ेगा। तो एक बार आग लगने से जो हानि हुई उसके अलावा उसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में जो हानियां होंगी उसको हम लोग कॉन्सिक्वेंशियल लॉस या परिणामी हानि बोलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से परिणामी हानि कौन सी नहीं है। पहला है लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ की हानि। ये तो बिल्कुल परिणामी हानि है ही, इसमें तो कोई शक, कोई परेशानी हमें है ही नहीं। इसके अलावा दूसरा देखते हैं स्थिर व्ययों की हानि। स्थिर व्ययों की हानि, लॉस ऑफ स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी परिणामी हानि है। ये कैसे परिणामी हानि है? देखो, अगर आग लग गई उससे शुद्ध लाभ तो कम होगा, पहला समझ में आया। अब सोचिए, मान लो कि आपने एक फैक्ट्री किराए पे ले रखी है। फैक्ट्री के अंदर आप उत्पादन करो या ना करो, हर महीने उसका किराया जाता है। आपने फैक्ट्री ले ली, किराया है उसका मान लेते हैं 30,000 रुपये महीना।
30,000 पर मंथ किराया होने का मतलब 1,000 रुपये पर डे का किराया लगता है। आग लगने के कारण फैक्ट्री में सब चीज़ तहस नहस हो गई, ठीक करने में 10 दिन लगे, तो 10 दिन का किराया अगर 10,000 रुपये है तो वो 10,000 रुपये आपको देना ही देना है, और उसके बदले में आप कोई काम कर नहीं पाएंगे, तो ये भी एक आपका नुकसान है। इसके बाद लिखा हुआ है बचाया गया स्टॉक, साल्वेज स्टॉक, जो स्टॉक बचा लिया वो हानि कैसे, वो तो बचत है आपकी। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये सही जवाब है कि ये परिणामी हानि नहीं है। लास्ट और चेक कर लेते हैं, बिक्री में कमी, ये भी है, क्योंकि जब आग लग जाएगी तो आग लगने के कुछ दिन बाद तक आप नॉर्मल सेल नहीं कर पाएंगे, और अगर 15 दिन ठीक करने में लगे तो 15 दिनों में सामान्यतः जो आप बिक्री करते हैं उतनी बिक्री अब आपकी कम हो जाएगी, तो ये भी आपका गलत जवाब है। तो ये 3 गलत हैं, और ये साल्वेज स्टॉक जो है ये हमारा सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक लेखांकन अवधि के लिए व्ययों का निर्धारण किस सिद्धांत के आधार पर होता है? इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए ये अकाउंटिंग के कुछ सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं, और क्वेश्चन ये पूछता है कि जो एक लेखांकन अवधि होती है उस अवधि के अंदर खर्चों का निर्धारण किस आधार पे होता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, लेखांकन अवधि एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग पीरियोडिसिटी बोलते हैं, तो अवधि का कॉन्सेप्ट पीरियोडिसिटी कहलाता है, और ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता और सारता मैटेरियलिटी, ये कॉन्सेप्ट भी खर्चों को दिखाने से संबंधित यहाँ पे नहीं है। एक लेखांकन अवधि में हमने तय किया कि 12 महीने के खर्चे आएंगे, फिर 12 महीने के खर्चों को हम लोग रेवेन्यू से मैच करते हैं, मतलब आय और व्यय को मिलान करते हैं आपस में, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिलान की अवधारणा या मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो सही आंसर है मिलान की अवधारणा या मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो आज के सेशन को यहीं कंक्लूड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के लिए शानदार तैयारी करना चाहते हैं, अपना परिणाम पक्का करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, या फिर सफल स्टेप्स एप्लीकेशन को एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म से या iOS से डाउनलोड करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।